नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग करंट अफेयर रिवीजन के तहत फरवरी महीने के पार्ट 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या आगामी पीसीएस परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध हैं। ऑनलाइन कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और ऑफलाइन 120 टेस्ट, चाहे ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन, व्याख्या के साथ, एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ आप हमारे ऐप द सक्सेस प्रेप से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग फरवरी माह के करंट अफेयर का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले पार्ट का डिस्कशन पहले हमने किया था। क्वेश्चंस का लेवल प्रयास किया गया है कि एग्जाम के पैटर्न पर हो, और ये भी प्रयास किया गया है कि फैक्ट्स जितने ज़्यादा हो पाए वो सारे फैक्ट्स आपके कवर हो जाए, और साथ साथ में जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर कराएं, एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए, ये प्रयास किया गया है। पहला प्रश्न है, भारत के औषधीय नियामक ने भारत बायोटेक की लंपी स्किन रोग वैक्सीन बायो लंपी वैक्सीन। अब सबसे पहला तो तथ्य आपको यही याद रखना है कि बायो लंपी वैक्सीन ये किस रोग से रिलेटेड है, तो लंपी स्किन रोग से रिलेटेड है। तो लंपी स्किन डिजीज के संबंध में यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं। पहला है कि एलएसडी वायरस मुख्य रूप से मच्छरों, टिक्स और अन्य काटने वाले कीड़ों के काटने से फैलता है, और इस बीमारी के कारण त्वचा पर गांठें, बुखार, सूजे हुए लिम्फ नोड्स, दूध की पैदावार में कमी और चलने में कठिनाई होती है। इस रोग के कारण ऐसे होता है। गाय भैंसों में अक्सर आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में इस रोग के बारे में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि ये जो लंपी है ये किसके कारण होता है, इसका कारक क्या होता है। ठीक है, इसका कारक वायरस है या इसका कारक बैक्टीरिया है। तो एक प्रश्न ये बनेगा, तो यहाँ पर वायरस देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसका कारक वायरस है, ये आप ध्यान रखेंगे और उत्तर दे देंगे। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी के संबंध में यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह दिन प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, कवि और महिला अधिकारों की समर्थक सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि इनका जन्म फरीदाबाद में 13 फरवरी 1879 में फरीदाबाद में इनका बर्थ हुआ था, इनका जन्म हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका जन्म जो हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। तिथि सही दी है, बाकी ये हैदराबाद ये वही है जो कि तेलंगाना की राजधानी है। उसी हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, और अब हैदराबाद की राजधानी अमरावती है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छी लेखिका भी थी। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला होने का जो किताब है वो इनको दिया जाता है। कहने का मतलब ये थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा इनका गलत है। एक प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय आपसे पूछ लिया जाए तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। फरवरी 2025 में महाभियोग के डर से किस देश के राष्ट्रपति योहानिस ने इस्तीफा दे दिया। किसने? योहानिस ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये जो इस्तीफा है ये काफ़ी आरोप प्रत्यारोप के कारण काफ़ी चर्चा में रहा है, और जनवरी 2025 में वो ये चुनाव हुआ था और ये राष्ट्रपति चुने गए थे, और फिर इस्तीफे की मांग चलने लगी थी। जनवरी 2025 से ही मांग चलने लगी थी। तो ये है आपके रोमानिया के, कहाँ के? रोमानिया के। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोमानिया के ये हैं। और योहानिस पहले भी अधिकतम 2 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, यही वहाँ का रूल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये राष्ट्रपति बन गए थे, तो इसको इस्तीफा तो देना ही था। विरोध बहुत ज़्यादा हो गया था, और जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वहाँ के जो सीनेट प्रमुख थे उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। जैसे हमारे यहाँ अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं या इस्तीफा देते हैं तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का चार्ज मिल जाता है, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको वेतन भत्ते राष्ट्रपति के तौर पर ही दिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वैसे उपराष्ट्रपति को अपने आप में कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है, उस उपराष्ट्रपति पद के लिए उनको जो तनख्वाह दी जाती है
वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के उपसभापति नहीं, सभापति, उपराष्ट्रपति, सभापति के तौर पर ही वेतन प्राप्त करते हैं। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में राज्यों के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय मंत्री हैं एसपी बघेल, जिन्होंने डिवोल्यूशन इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स का नाम याद रखिएगा, डिवैल्यूएशन इंडेक्स। ठीक है, डिवैल्यूएशन इंडेक्स। तो डिवैल्यूएशन इंडेक्स में प्रथम स्थान किसको मिला है? प्रथम स्थान कर्नाटक को मिला है। लेकिन द्वितीय स्थान पर, यहाँ पर आप आएंगे, द्वितीय स्थान जो गुजरात दिया हुआ है, गुजरात नहीं है, गुजरात का स्थान 6th है और सेकंड स्थान पर आपका केरला है। ठीक है, थर्ड स्थान पर तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश का स्थान याद रखिएगा, ये पंचम है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो शुरू के 5 स्थान याद करिए, पहला है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा आपका हो जाएगा महाराष्ट्र और पांचवा उत्तर प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। फटाफट नोट करते जाइए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, पंचायत हस्तांतरण सूचकांक DI स्कोर जो रहा है, तो उसको इन राज्यों को क्रम में सजाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें जो मूल्यांकन किया गया है पंचायतों का, वो किसके आधार पर किया गया है, कौन कौन सी बातें हैं, इनको नोट कीजिएगा। रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता वृद्धि और जवाबदेही, है ना। अगर अंग्रेजी में इसी बात को कहें तो आप कैसे कहेंगे? एक तो इसका आपसे शीर्षक भी पूछा जा सकता है कि इसका शीर्षक क्या रहा है। ठीक है, यानी कि इस बार की इसकी थीम क्या रही है? तो वो थीम रही है स्टेटस ऑफ डिवैल्यूएशन टू पंचायत इन स्टेट, है ना, एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग। ये इसकी मतलब जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, तो उसका ये टाइटल था, यही शीर्षक था। थीम ना कहिए उसको, शीर्षक कहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसमें पंचायत के फ्रेमवर्क, फंक्शन, फाइनेंस, ठीक है, साथ में जो भी फंक्शनरीज होती हैं वो, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट और अकाउंटेबिलिटी के आधार पर इसको निकाला गया है। तो कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, 13 फरवरी 2025 को गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। तो ये लागू कर दिया गया 13 फरवरी को। ये फैसला लिया गया कि 13 फरवरी से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। भारत में पहला राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 को पंजाब राज्य में लगाया गया था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत में पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था, और एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है। तो पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में। 1951 की बात है, 20 जून 1951 को ये राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन की बात क्या बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 356 के तहत राज्य सरकार को निलंबित करके उस पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण लागू कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के बिहाफ पर ही होता है। सीधा जो कंट्रोलिंग पावर है वो कहाँ चली जाती है? वो केंद्र के पास चली जाती है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन अभी तक किस स्टेट में लगाया गया है, ये आज का प्रश्न है इस एपिसोड का। आप इसको बताइएगा। तो इसमें सही जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सही है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है? Who among of the following been awarded to most excellence order of the British Empire सिविल डिवीजन, है ना। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश लिखा हुआ है, मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द। तो आदेश ऐसे नहीं, ट्रांसलेशन हुआ है इसलिए ये ऐसा लिख रहा है, लेकिन इंग्लिश में पढ़िए मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये किसको दिया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा टाटा जी के जाने के बाद में, है ना, रतन टाटा, एन चंद्रशेखरन का नाम आया था। टाटा समूह के चेयरमैन है ये, टाटा समूह के ये चेयरमैन है, ये चेयरपर्सन यही है। ठीक है, और ये विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित मानद नागरिक पुरस्कार है। और ये पुरस्कार यूके और भारत के व्यापार संबंधों में उनके योगदान के कारण दिया गया है। निम्न में से किस देश ने दक्षिण चीन सागर में पहले गहरे पानी वाले स्पेस सेंटर के निर्माण को मंजूरी दी? किस देश ने स्पेस स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है? गहरे पानी में स्पेस स्टेशन बनाना है, और ये करने वाला देश है चीन। और ये कहाँ पर हो रहा है? साउथ चाइना सी में। ठीक है,
जापान मत टिक कीजिएगा, ताइवान मत टिक कीजिएगा, चाइना याद रखिएगा। और ये अंडर वाटर, आप ये समझ सकते हैं कि अंडर वाटर डेवलपमेंट है। और डीपेस्ट एंड टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, वेरी कॉम्प्लेक्स अंडर वाटर इंस्टॉलेशंस हैं ये। और ये 2030 में इसको कम्प्लीटली ऑपरेटेड करने की ये भी बात रखी गई है कि इसको फुली ऑपरेशनल करेंगे 2030 में, 2030 में इसको फुली ऑपरेशनल करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। चयन करना है कि कौन सा असत्य है। पंकज आडवाणी ने यशवंत क्लब में अपना 36वां समग्र राष्ट्रीय खिताब और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब जीता है। किसने? पंकज आडवाणी ने। यह टूर्नामेंट एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए एकमात्र चयन कार्यक्रम है। सबसे पहले आप देखिए तो ये 10वां पुरुष स्नूकर खिताब इन्होंने जीता है, तो पहला सही है। और ये एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए एकमात्र चयन कार्यक्रम है। अगर आपको जानना है इसमें तो इसी से आप चयनित होकर जा सकते हैं, तो ये भी सही है। असत्य पूछ रहा है तो दोनों असत्य नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों सही हैं तो ना तो एक ना ही दो इसका सही आंसर होगा। पंकज अडवाणी का क्षेत्र अगर खेल का पूछा जाए तो आप याद रखिएगा ये स्नूकर खेलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। भारत ने 139 देशों में से विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 38वां स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहला एक प्रश्न आपके सामने ये आता है कि जो वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है, यानी कि LPI जो है लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। और इसमें इंडिया को जो स्थान मिला है 139 कंट्रीज के बीच में, वो 38 है ना, 38वां स्थान है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में 22वें स्थान पर पहुंच गया है ना। इंडिया हैज मूव्ड अप 22nd पोजीशन इन द ग्लोबल रैंकिंग इन द इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी। एक कैटेगरी में पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी पूछी जाए, तो ये पहुंच जाएगा 22वें पे। तो दोनों बातें यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर का फर्स्ट रैंक है, सिंगापुर का फर्स्ट रैंक है, नोट करिए। सिंगापुर रैंक फर्स्ट, फिनलैंड रैंक सेकेंड। तो सिंगापुर का फर्स्ट है और फिनलैंड का यहाँ पर सेकेंड रैंक है, ये दोनों आप याद रखिएगा। और जर्मनी, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड जो है वो भी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रैंक पे हैं, ठीक है। जर्मनी, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड, सेकेंड पे जर्मनी भी है, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड पे जर्मनी भी है और फिर थर्ड पे स्विट्जरलैंड है और उसके बाद में नीदरलैंड है और फोर्थ पे स्विट्जरलैंड है, फिफ्थ फोर्थ पे स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। शुरुआती जो टॉपर कंट्रीज हैं इसमें, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। वर्ष 2021 में 11 में यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में नामित किया गया। अब देखिए कुछ ऐसे फैक्ट पूछता है जो अभी तक नहीं पूछे जाते थे। तो रेडियो दिवस अभी तक नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा जा सकता है और तिथि वही है 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को ये रेडियो दिवस मनाया जाता है ना। वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे ये हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 का जो सब्जेक्ट रखा गया है, थीम जो रखा गया है, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। दिस इज द थीम ऑफ 2025, थीम फॉर 2025। तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और डिटेल में जाएं तो 2011 में, 2011 में सबसे पहले इसको मतलब मनाना शुरू किया गया था और यहाँ पे 11 में ये प्रावधान किया गया था। और इंटरनेशनल इवेंट 2013 में सबसे पहली बार, इंटरनेशनल स्तर पर सबसे पहले 2013 में इसको मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया गया था। तो 11 में प्रयास शुरू हुए और 13 में सबसे पहली बार मनाया गया था। इतना डिटेल में पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन पूछ ले तो आप आंसर दीजिएगा। एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, आगे की राह विषय के साथ यूनानी चिकित्सा में नवाचारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? विषय भी यहाँ पर दिया हुआ है
इसका सब्जेक्ट जो है वो दिया हुआ है ना। वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन विद द सब्जेक्ट इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ सोल्यूशन। इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया था हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। डॉक्टर माधवन कुट्टी जी को किस बैंक ने अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? किस बैंक ने नियुक्त किया है? तो यह है कैनरा बैंक। कौन है? कैनरा बैंक। और ये एक बड़े अर्थशास्त्री हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है कभी आपसे सुमेलित करने में पूछ ले। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के द्वारा सार्वजनिक सेवा में सीए, है ना, सीए इन पब्लिक सर्विस, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दीपक कुमार केडिया को यह पुरस्कार दिया गया है। दीपक कुमार केडिया को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस देश में उगबाड़ जलवायु लचीला कृषि परियोजना, उगबाड़ क्लाइमेट रेजिडेंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर शुरू किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सोमालिया में शुरू किया है। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोमालिया में शुरू किया है। अगला जो प्रश्न है, रशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दूसरी बार एशियन फिशरीज एक्वाकल्चर फोरम की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन एशियन फिशरीज सोसाइटी कुआलालंपुर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और भारत ने 2007 में कोच्चि में 8वें ये जो कार्यक्रम हो रहा है एशियन फिशरीज सोसाइटी, इसकी मेजबानी की थी। कब? 2007 में। इसके पहले देखा जाए तो इन्होंने की थी। तो ये तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहली बार 2007 में किया था, अब 2025 में दूसरी बार कर रहा है। आयोजन AFS और साथ में ICAR मिलकर कर रहे हैं। और 2007 याद रखिएगा पहली बार मेजबानी का वर्ष था। 16वां प्रश्न है, 14वें रशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम 12 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित जो किया गया, इसमें इसका देखा जाए तो एशियन फिशरीज सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रश्न ये है कि एशियन फिशरीज सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ एशियन फिशरीज सोसाइटी, तो यह है कुआलालंपुर में। कहाँ पर? कुआलालंपुर में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने चावल की 20 किस्मों को GI टैग दिया है। कितनी किस्मों को? 20 किस्मों को। जो पेटेंट होता है, पेटेंट कार्यालय जो है वो GI टैग देता है। पेटेंट क्या होता है? कोई बताएगा? बताइए कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट क्या होता है ये आप हमको बता देंगे कमेंट में करके, आपका ये तैयार हो जाएगा। और पेटेंट कितने दिनों के लिए होता है, भारत में क्या नियम है इसके बारे में, इसको भी सर्च कीजिएगा। तो पेटेंट कार्यालय ने ही चावल की 20 किस्मों को GI टैग प्रदान किया है। GI मान्यता प्राप्त चावल की किस्मों के निर्यात की अनुमति देने के लिए भारत द्वारा एक नया HS कोड पेश किया गया है। HS कोड है ना, हार्मोनाइज्ड सिस्टम। HS का मतलब है हार्मोनाइज्ड सिस्टम। तो हार्मोनाइज सिस्टम, ये उसी का कोड एक डेवलप किया गया है। GI टैग चावल निर्यात में HS कोड मदद करेगा, खासकर तब जब केंद्र सरकार चावल की सामान्य किस्मों के शिपमेंट पर प्रतिबंध लगाती है। तो ये तीनों की तीनों बातें सही हैं। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण WGS 2025 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 11 फरवरी 2025 को शुरू हुआ। शिखर सम्मेलन का विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना है। इसका जो विषय रखा गया है वो भविष्य की सरकारों को आकार देना, ये इसका विषय रखा गया है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए हो सकता है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है, पूरे विश्व की यानी कि WGS की बात हो रही है। पूरे विश्व स्तर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वैश्विक संस्थान हैं,
उनके जो विभागाध्यक्ष हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया था। और भविष्य की सरकारों को शेप देना, आकार देना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ये इसकी थीम है, विषय है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो थीम इसको ध्यान रखिएगा कि यह है। अगला जो प्रश्न है, सागर तेवतिया टीम लीड, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह, जो यहाँ पे टीम लीडर होगा कि टीम लीड होगा? टीम लीड होगा कि टीम लीडर होगा? टीम लीड जो कर रहा है, टीम लीडर जो कर रहा है, महाराज लीडर जो है वही टीम लीड कर रहा है, वो है सागर तेवतिया, जो महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के छात्र हैं। किस देश में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में कांस्य पुरस्कार जीता है? तो वही विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो अभी हमने आपको बताया है, वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में। दुबई बताया था ना, तो दुबई कहाँ पर है? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और संयुक्त अरब अमीरात के जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनको पुरस्कार दिया है। ठीक है, कहाँ के छात्र हैं ये मैंने आपको बताया, महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के छात्र हैं। असत्य कथन आपको बताना है। फरवरी 2025 को संत गुरु रविदास की 648वीं जयंती मनाई गई। गुरु रविदास का जन्म 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। काफी बढ़िया प्रश्न है। असत्य बताना है, दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और माघ पूर्णिमा पर इनकी अभी जयंती मनाई गई है, रविदास की 648वीं जयंती ये मनाई गई है। और जाति व्यवस्था के खिलाफ अपने प्रयासों के लिए इनको जाना जाता है। और एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, और इनको रोहिदास और रोहिदास के नाम से भी जाना जाता है। 1377 की बात है, उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर में इनका जन्म हुआ था। मध्यकालीन भारत में अगर संतों का जिक्र आता है तो कबीरदास और मीराबाई के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? कबीरदास और मीराबाई के समकालीन थे। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और लग्जमबर्ग इसमें आते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात यहाँ पर हो रही है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात हो रही है। भारत की रैंक अलग से भी आपसे पूछी जा सकती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट सूची है, सबसे ऊपर है। फिर फिनलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, ये सब आते हैं। ठीक है, सबसे कम भ्रष्ट डेनमार्क है। ये दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। आपसे पूछा जा रहा है सत्य क्या है, तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान काफ़ी भ्रष्ट है, 135वीं रैंक है। श्रीलंका की 121वीं रैंक है। ठीक है, चीन 76वें नंबर पर है। भारत से कम भ्रष्ट है चीन। ठीक है, और जो देखा जाए तो बांग्लादेश की रैंकिंग बहुत खराब है, 149वें स्तर पर है ना। 0 से 100 के पैमाने पर इसमें रैंकिंग की गई। जिनको 0 अंक मिले वो अत्यधिक भ्रष्ट हैं, और जिनको 100 अंक मिले कि 100 की तरफ जो जाने वाले कंट्री हैं वो कम भ्रष्ट है। इस तरीके से इसमें रैंकिंग की गई थी। अगला जो प्रश्न है, आचार्य महंत सत्येंद्र दास का 12 फरवरी 2025 को निधन हो गया। तो जो सत्येंद्र दास हैं उनके बारे में पहला स्टेटमेंट है कि वह निर्वाणी अखाड़े के सदस्य थे, जो दशनामी संप्रदाय का पालन करता है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक मठवासी प्रणाली है। जो ये निर्वाणी अखाड़ा है, तो ये चर्चा में बेसिकली थे। जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पहले, जब विध्वंस हुआ था उसके पहले ये राम मंदिर में पुजारी रहे हैं, जो ये सत्येंद्र दास हैं। निर्वाणी अखाड़े के सदस्य थे, ये भी सही है। और ये शंकराचार्य जी के द्वारा एक जो मोनेस्ट्री सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था, उसी पर यह आधारित है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किन 2 देशों ने पेरिस एआई शिखर सम्मेलन की घोषणा
जिसका शीर्षक समावेशी और सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वक्तव्य है, इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, है ना। पेरिस एआई समिट स्टेटमेंट ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, समावेशी और सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना। तो इंक्लूसिव यहाँ पे ये टिक कीजिएगा, ये गलत है, ऐसे लगा हुआ है। एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस बार का क्या रहा है शीर्षक, ठीक है। तो इसमें अमेरिका और ब्रिटेन, ये दो देश हैं जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, है ना। भारत अगले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है और अमेरिका और ब्रिटेन ने इसमें हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं, ध्यान रखिएगा, अमेरिका और ब्रिटेन ने इसमें हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। आरबीआई ने भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.in एंड FIN फिनांस से बना हुआ है fin.in ये लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा खतरों की बढ़ती घटनाओं से निपटना है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये किसने किया है, आरबीआई ने किया है या नाबार्ड ने किया है या स्टेट बैंक ने किया है, इस तरीके से दे देंगे तो आप आरबीआई याद रखिएगा, बैंक.in एंड fin.in, ठीक है। और ये भारतीय बैंकों के लिए इसको स्पेशली उपलब्ध कराया जाएगा, ये जो डोमेन है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किस महारत्न कंपनी को गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? कौन सी कंपनी है जिसको CSR पर जो 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तो उसमें महारत्न कंपनी है, इसको गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड दिया गया। तो ये है कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और कोल इंडिया लिमिटेड भारत की एक महारत्न कंपनी है, तो इसको ये दिया गया, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए अगला जो प्रश्न है उस पर विचार कीजिए।